नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कतार सऊदी अरेबिया S-400 इशू के बारे में। कतार रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। ऑलमोस्ट डील कंप्लीट हो ही चुकी है और ये वही S-400 है जो इंडिया भी रशिया से खरीद रहा है। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने कतर को एक इनडायरेक्ट वार्निंग दी है कि अगर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कतर खरीदता है तो कतर पर सऊदी अरेबिया मिलिट्री एक्शन लेगा। यहाँ पे हम जानेंगे कि ये किस तरीके से वार्निंग दी गई है। और ऑफ कोर्स कतर, आपको ये भी पता होगा कि एक ब्लॉकेड से जूझ रहा है और इस ब्लॉकेड का असर पिछले एक साल में कतर की इकोनॉमी पर क्या हुआ है, किस तरीके से कतर ने इस पूरे ब्लॉकेड को मैनेज किया। तो बहुत कुछ यहाँ पे जानेंगे, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। लेट्स स्टार्ट। और वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सब एग्जाम्स के लिए। एसएससी, बैंक, यूपीएससी, नबार्ड, स्टेट पीसीएस कोर्सेज, वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज आप खरीद सकते हैं studiiq.com से, या आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं इनको परचेज करने के लिए। तो देखो, यहाँ पे कहानी शुरू होती है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम से। ये रशियन मेड है और यहाँ पे इसके बारे में आप देख सकते हैं, सारे डिटेल दिए हुए हैं। ये बेसिकली कोई भी अगर बैलिस्टिक मिसाइल जा रहा हो, कोई क्रूज मिसाइल हो, या फिर कोई अगर बॉम्बर किसी टेरिटरी में जा रहा हो, वहाँ पर अगर S-400 डिप्यूट है तो उसको ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत सारी कंट्रीज़ इस वक्त S-400 को खरीद रही हैं। रशिया खरीद रहा है, टर्की और इंडिया भी प्रोसेस में है, और अब कतर भी इसको खरीद रहा है। तो S-400 की वजह से आज के टाइम में S-400 की वजह से दुनिया भर में आज के टाइम में काफ़ी इश्यूज़ भी हो रहे हैं। इंडिया को लेकर आपको पता है काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है कि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पर, और ये सैंक्शंस ये भी कहते हैं कि अगर कोई कंट्री रशिया से कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है तो उस कंट्री पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो इंडिया यहाँ पे S-400 जो खरीद रहा है, तो इस डील पर भी अभी कुछ डाउट है कि ये डील कैरी आउट होगी या नहीं होगी। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे कैटेगोरिकली कहा है, सुषमा स्वराज जी ने यहाँ पे कहा है कि इंडिया सिर्फ यूएन के सैंक्शंस को मानता है, यूएस के सैंक्शंस को वो नहीं मानता। तो वो S-400 की डील को आगे बढ़ाएगा और इसको परचेज करेगा। तो खैर, ये तो इंडिया के साथ इशू है। फिर कतर के साथ काफ़ी डिफरेंट इशू यहाँ पे आ गया है। वहाँ पे कतर जो ये S-400 खरीद रहा है उसमें यूएस को इतनी ऑब्जेक्शन नहीं है जितनी सऊदी अरेबिया को है। अब ज़रा मैप में आपको दिखा देता हूँ कि कतर है कहाँ पे। कतर, कतार, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लो में बोलूँगा तो यहाँ पे मैं कतर की जो प्रोनाउंसिएशन है ये यूज़ करूँगा। नाउ ये है हमारा देश इंडिया, हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हमको वेस्टर्न साइड की तरफ जाना होगा और फिर यहाँ पे आ जाती हैं गल्फ़ कंट्रीज़, पर्शियन गल्फ़ के करीब। यहाँ पे आप देखोगे इराक है, फिर जॉर्डन है, फिर यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, नीचे यमन, ओमान, और यहाँ पे है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब देखो, इन सब कंट्रीज़ के बीच में आपको छोटा सा एक ये कंट्री दिखेगा, ये है कतर, ऑलराइट। और इसके बिल्कुल साथ में है बहरीन। कतर की राजधानी है दोहा और इसकी करेंसी है रियाल। 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर होस्ट करेगा। अभी 2018 का रशिया होस्ट कर रहा है, और वो वर्ल्ड कप भी काफ़ी अभी कंट्रोवर्सी में है बिकॉज यहाँ पे अभी सिक्योरिटी इश्यूज भी काफ़ी उठ रहे हैं। अब देखो, कतर के रिलेशंस आप हिस्टोरिकली देखो तो सारी जीसीसी कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। जीसीसी कंट्रीज़ मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वहाँ पे जो लीडिंग मेंबर है वो ऑफ कोर्स वहाँ पे सऊदी अरेबिया है। तो मतलब ओवर द ईयर्स आप देखोगे सऊदी अरेबिया के साथ कतर के रिलेशंस काफ़ी हार्मोनियस रहे हैं, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड काफ़ी अच्छे से चलता रहा। और कतर को काफ़ी आवश्यकता भी थी सऊदी अरेबिया की, क्योंकि जो लैंड रूट है कतर को, जो बाकी यूरोप से या फिर बाकी एशिया से कनेक्ट करता है, वो सऊदी अरेबिया से ही गुजरता है। सो कतर नीड सऊदी अरेबिया। मगर रिसेंटली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में ये लिखा था कि सऊदी अरेबिया काफ़ी नर्वस है, काफ़ी वरिड है इस बात को लेकर कि कतर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है रशिया से। और यहाँ पे फ्रांस से उन्होंने ये भी अपील करी कि वो कतर पे प्रेशर डालें कि वो इस डील को कंप्लीट ना करे और S-400 को एक्वायर ना करे। तो कतर जैसा एक छोटा देश अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्वायर कर भी लेता है तो इससे सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी को इतना बड़ा थ्रेट कैसे आ जाता है, और यहाँ पे वो मिलिट्री एक्शन की बात भी क्यों कर रहे हैं। अब देखो, ये सब समझने के लिए आपको एक साल पहले के इवेंट समझने होंगे। एक साल पहले कतर को ब्लॉकेड कर दिया गया था। आप इसकी ज़रा लोकेशन देखिए इस देश की। ये हेवली डिपेंडेंट है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ पर बाकी एरिया या बाकी मार्केट्स के एक्सेस के लिए। अगर मान लीजिए
कतर में आपको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है या फिर इंपोर्ट करनी है थ्रू लैंड रूट, तो आपको सऊदी अरेबिया का सहारा लेना ही होगा, या आसपास की भी कोई कंट्री का आपको सहारा लेना होगा। ऑफ कोर्स बाद में आपको सी रूट का भी सहारा लेना होगा। तो ओवरऑल कतर काफ़ी डिपेंडेंट है अपने नेबर्स पर। तो इसके सारे नेबर्स ने मिलकर 1 साल पहले जून महीने में इस पर ब्लॉकेड लगा दिया था, मतलब कि यहाँ पर कोई भी चीज़ वो पहुँचने नहीं दे रहे थे, पानी खाना कुछ भी नहीं। काफ़ी बड़ी बात है ये। और इसको मीडिया ने नाम दिया था कतर क्राइसिस। कतर क्राइसिस पर उस वक्त मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और करीब 6 से 7 लाख लोगों ने उसको देखा था। अब कतर क्राइसिस में हुआ क्या था, देखो कि कतर को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी कि वो सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी को टो करे। 1 साल पहले कतर की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इतनी रेडिकली इंडिपेंडेंट हो चुकी थी कि बाकी जीसीसी कंट्रीज़ को काफ़ी नर्वसनेस फील हो रही थी कि कतर क्या इनकी फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहा है, क्या इनके जो इंटरेस्ट हैं बाकी कंट्रीज से बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। थोड़ा आपको समझाता हूँ। पहली बात तो देखो, सऊदी अरेबिया और बाकी जो यहाँ पे जीसीसी कंट्रीज हैं ज़्यादातर, ये ईरान के अगेंस्ट हैं, ठीक है। कतर ऑन दी अदर हैंड ईरान को सपोर्ट करता है। उसके पीछे रीज़न है ऑफ कोर्स, कतर यहाँ पे एक स्टूपिड कोई कंट्री नहीं है कि सडनली जो सब उसके आसपास के नेबर्स कर रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो चला जाए। कतर देखो एक काफ़ी गैस रिच कंट्री है, नेचुरल गैस कतर में बहुत ज़्यादा है, और कतर के सारी जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पर ईरान और ये जो कतर की यहाँ पे जो मैरीटाइम जो बॉर्डर है यहाँ पर लोकेटेड है। और ये बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे रिजर्वायर है नेचुरल गैस का, और कतर इसको ही एक्सपोर्ट करके ओवर द ईयर्स एक बहुत ही रिच कंट्री बना है। अनलाइक सऊदी अरेबिया या फिर बाकी जो कंट्रीज है यहाँ पे इराक, कतर ऑयल रिच नहीं है। तो कतर के लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट था कि वो ईरान के साथ कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखे ताकि वो इस एरिया में नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन कर पाए। और इसी मुहिम में उन्होंने काफ़ी बार ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको टो करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझा कंपेयर टू सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल कतर काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, और सऊदी अरेबिया हिजबुल्लाह को सपोर्ट इतना करता नहीं है। वो मानते हैं कि वो न्यूसेंस हैं और वो पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। हिजबुल्लाह को ऑफ कोर्स ईरान बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है। फिर सऊदी अरेबिया इस बात के भी अगेंस्ट है कि कतर मिलिट्री बेस बनाने दे रहा है टर्की के सोल्जर्स को यहाँ पर। उसके पीछे एक बहुत ही लंबी जियोपॉलिटिकल गेम है, मगर सऊदी अरेबिया इस बात से काफ़ी नाराज़ हुआ था जब कतर ने टर्किश सोल्जर्स को यहाँ पर ज़मीन दे दी थी और टर्किश सोल्जर्स ने यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना दिया था। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं ये कंपाइल होते रहे, और 1 साल पहले इन सब कंट्रीज ने निर्णय लिया कि कतर को सबक सिखाने का टाइम आ गया है और कतर पर ब्लॉकेड लगा दिया गया, और तब शुरू हुआ कतर क्राइसिस। अब इस ब्लॉकेड का कतर की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरीके से कतर के लोगों ने इस पूरे क्राइसिस को मैनेज किया, वो जानने से पहले एक बार ये भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस ब्लॉकेड से लेकर आज के टाइम में सऊदी अरेबिया कतर को मिलिटरीली यहाँ पे अटैक करने की बात क्यों कर रहा है। देखो यहाँ पे इशू यही है कि इस पूरे रीजन में टेंशन्स धीरे धीरे राइज कर रही है। रिसेंटली आपको पता है ईरान और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर डील थी, डोनाल्ड जे ट्रंप ने उसको ख़त्म कर दिया है। अब हालांकि ईरान ने यहाँ पे ये भी कहा है कि वो न्यूक्लियर डील के जो भी अकॉर्ड्स हैं उसको फॉलो करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। मगर अभी ये भी एक डर है कि ईरान अब बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बना लेगा अगर यूएसए वापस इस डील में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसे सिनेरियो में सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता कि कतर जो एक बहुत ही स्ट्रेटजिक यहाँ पे कंट्री है वो ईरान का साथ दे। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि कतर ईरान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने को तैयार भी नहीं है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया को उन्होंने एक जवाब में ये भी कहा था कि अगर कोई ईरान के खिलाफ एक्शन होता है तो वहाँ पे कतर उसको फाइनेंस या फंड नहीं करेगा। तो इन सब रीजंस की वजह से आज के टाइम में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि अगर कतर कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जैसे फॉर एग्जांपल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो प्योरली डिफेंस बेस्ड इक्विपमेंट है, आप S-400 से किसी और देश को अटैक करने की नहीं सोच सकते। ये बेसिकली आपकी टेरिटरी को बचाने के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो अगर कतर उसको भी एक्वायर करता है तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि अगर आप इसको एक्वायर करते हो तो हम आप पे मिलिटरीली एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर 1 साल पहले कतर पर ब्लॉकेड लगा था तो उस ब्लॉकेड को हटाने की कुछ शर्तें भी होंगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि बस अब ये पनिशमेंट है। ये बेसिकली एक ब्लैकमेलिंग थी कि हम आप पर ब्लॉकेड लगा देंगे अनलेस आप हमारी बातें नहीं सुनते। तो ये जो ब्लॉकेड था इसको हटाने की डिमांड जो थी उसमें ये शामिल था, पहली बात तो कतर हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात ये था कि कतर का एक स्टेट फंडेड सैटेलाइट न्यूज़ नेटवर्क है अल जजीरा, इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये सऊदी अरेबिया फंडेड नहीं है, ये कतर फंडेड है। और काफ़ी बार ये प्रो ईरान प्रो हिजबुल्लाह
ऐसा नैरेटिव ये काफ़ी बार फैलाता है। तो सऊदी अरेबिया अल जजीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो चाहते थे कि अल जजीरा को शट डाउन कर दिया जाए। उसके बाद ऑफ कोर्स टर्की जो एक मिलिट्री बेस सेटअप करा था कतर में, उसके भी वो खिलाफ थे, वो चाहते थे कि ये मिलिट्री बेस भी इमीडिएटली हटा दिया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या जो स्ट्रेटजिक ब्लॉकेड कतर पे लगाया गया था सऊदी अरेबिया और बाकी जो उनके एलाइज द्वारा, क्या ये सक्सेसफुल था? क्या कतर झुक गया? इसका आंसर है नहीं। उल्टा कतर एक स्ट्रॉन्गर कंट्री बन के उभरा। और इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। पहली बात तो देखो, ये अब मैं भी यहाँ पे एडमिट करूँगा, जब मैंने कतर क्राइसिस पर वीडियो बनाई थी, जब इनिशियली ब्लॉकेड कतर पे लगाया गया था, इमीडिएटली मैंने कुछ ही घंटे में इस पर वीडियो बनाई थी एंड इट गॉट अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। तो उस वक्त सभी राइटर्स, सभी थिंकर्स ये मान रहे थे कि कतर में फूड, वाटर, वेरियस कमोडिटीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी और कतर एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय में गुजरने वाला है। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कतर ने नए नेविगेशन वेज ढूंढ लिए, उन्होंने वाटर वेज के ज़रिए और तरीके से अपनी फ़्लाइट्स का जो रूट है वो चेंज करके अपनी कनेक्टिविटी बाकी दुनिया से बनाकर रखी। और कतर में थ्रू आउट दिस ब्लॉकेड कोई भी कमोडिटी की कमी नहीं आई। यहाँ पे लोगों को फील नहीं हुआ कि इनके पास पानी या खाने की कमी है, उल्टा इनकी इकोनॉमी ग्रो होती रही। और इसके पीछे इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कतर ने सबसे पहले ये किया कि यूएस और जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनको अपनी तरफ कर लिया, और किसी को भी आज के टाइम पे अपनी तरफ करने का सिंपल तरीका है पे देम। अब कतर ने ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लैंक चेक उनके नाम पे नहीं लिख दिया। यहाँ पर पेमेंट का मतलब होता है कि बाय देयर मिलिट्री इक्विपमेंट, उनका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनके फाइटर जेट्स या जो भी हैं वो आप खरीद लीजिए एंड सडनली दे विल बी नाइस टू यू। तो यहाँ पर भी यही हुआ। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कतर क्राइसिस के बारे में सुना, इन्होंने यहाँ पे कतर को क्रिटिसाइज़ किया। कतर को कहा, एक ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की, कि कतर एक फंडर है ऑफ टेररिज्म एट ए हाई लेवल। यहाँ पे हिजबुल्लाह की बात की जा रही थी। उसके बाद 2 हफ्ते बाद कतर की तरफ से एक अनाउंसमेंट आती है कि कतर $12 बिलियन के फाइटर जेट्स खरीदेगा यूएसए से। सडनली यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगले महीने यूएसए और कतर एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं उस रीजन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कतर ने अपनी स्ट्रैटेजी प्ले आउट करी। और सिर्फ यही नहीं, पहले $12 बिलियन की यूएसए के साथ डील करी, उसके बाद €12 बिलियन की फ्रांस के साथ एक डील करी। फ्रांस वो कंट्री जिसको अभी मोहम्मद बिन सलमान चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप प्लीज़ कतर को बनाइए, उनको बोलिए कि ये S-400 ना खरीदे, ये रीजन की स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं होगा। फ्रांस से कुछ ही महीने पहले कतर ने €12 बिलियन के आर्मर्ड व्हीकल्स और फाइटर जेट्स भी खरीदे। तो कतर ने बहुत ही जल्दी अपने दोस्त बना लिए और इस ब्लॉकेड का कतर पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। और देखो, बहुत ही स्मार्टली यहाँ पर कतर ने पहले अच्छी गुडविल बना ली यूएसए के साथ, फिर यूरोप में फ्रांस के साथ, फाइनली रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद कर मॉस्को के साथ भी अच्छी गुडविल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि कतर का जो वेपन प्रोक्योरमेंट है ये यूज़ के लिए नहीं है, ये बेसिकली गुडविल बनाने के लिए है। ऑलराइट, Qatar likely views the S-400 acquisition as a means of generating goodwill in Moscow. Many of Qatar's procurement decisions are based on their potential for strengthening alliances. ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए नहीं है, ये S-400 को कहीं पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, ना इनके प्लान है कि कल को किसी को अटैक करना है। ये बेसिकली कंट्रीज़ को खुश करने के लिए परचेजेस की जाती हैं। तो अब यहाँ पर ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया ये देख रहा है कि उनका जो ब्लॉकेड का प्लान था वो कम्प्लीटली फ्लैट हो चुका है और अब ऑलमोस्ट इन ए पैनिक मोड यहाँ पे कतर को वो मिलिट्री एक एक्शन की एक वार्निंग दे रहे हैं इनडायरेक्टली, फ्रांस से बात करते हुए, फ्रांस के प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हुए कि अगर कतर ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदता है तो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा कतर पे। अब क्या ये लिया जाएगा देखना होगा, ओनली टाइम विल टेल। मगर फॉर द टाइम भी हमको ये पता लग गया है कि GCC में आने वाले टाइम में यूनिटी बना के रखना काफ़ी मुश्किल होगा। ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पे कतर और बाकी जो कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे वो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर ओमान और सऊदी अरेबिया में भी डिफरेंसेस दिखे। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें देख रहे हैं। पहली बात कि कतर की डिप्लोमेसी किस तरीके से प्ले आउट होती है, उन्होंने किस तरीके से काफ़ी मुश्किल पीरियड को आराम से क्रॉस कर लिया। दूसरी बात, GCC में रिफ्ट बढ़ रहा है। तीसरी बात, इससे पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आने वाले टाइम में सिर्फ इंक्रीज़ ही होगी। तो ये था इस पूरे इशू का एनालिसिस। इसके बारे में आप अपने कमेंट्स नीचे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ भी आप चाहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।